नमस्कार दोस्तों, आइए आज से शुरुआत करते हैं पॉलिटिक्स, राज व्यवस्था का। देखिए मेरे दोस्त, पहले तो राज व्यवस्था का मीनिंग समझते हैं। राज व्यवस्था क्या होता है? देखिए, राज का मतलब होता है शासन करना। किसी घर में, किसी समाज में, किसी राज्य में, किसी देश में, कहीं भी शासन करने को हम लोग बोलते हैं राज करते हैं। जैसे घर में भी बोलचाल की भाषा में हो जाता है ना कि तुम्हारा ही राज है क्या। मतलब राज का मतलब होता है शासन करना, और किसी न किसी तरीका से शासन किया जाएगा जिससे कि ना शासन करने वाले को तकलीफ हो, ना आप जैसे देश में शासन को देखना है तो ना देश को तकलीफ हो, ना देश की सरकार को तकलीफ हो, और ना यहाँ की जनता की तकलीफ हो। तो इस व्यवस्था को, राज करने की व्यवस्था को राज व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, ओके। अब ये जो भी प्रावधान है कि कैसे व्यवस्था है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या राज्य करेगा, क्या यहाँ की जनता करेगी, इन सभी चीज़ों को एक साथ मिलाकर संविधान कहते हैं मेरे दोस्त। अब ये संविधान दो तरीका से हो सकता है कि ये जो भी व्यवस्था दिया गया, या तो उसको लिखा जा सकता है, किसी किताब में लिख के धर दिया जाएगा तो बार बार उसको देखा जा सकता है कि हाँ जो कहा गया वो किया जा रहा है कि नहीं। तो एक लिखित संविधान हो सकता है मेरे दोस्त। लिखित संविधान में सबसे पहले अमेरिका का संविधान लिखा गया था मेरे दोस्त, यूएसए का, इसीलिए सबसे पुराना है। और सबसे छोटा संविधान यही लिखा गया था मेरे दोस्त। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, महज 7 अनुच्छेद हैं मेरे दोस्त यूएसए के संविधान में। ओके। और मेरे दोस्त सबसे बड़ा संविधान की बात करें तो भारत की संविधान है, इंडिया की, ये भी एक लिखित संविधान है मेरे दोस्त। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोनों मामले में है, एक तो इसमें सबसे ज़्यादा शब्द भी हैं और एक सबसे ज़्यादा इसमें अनुच्छेद भी हैं। तो किसी भी मुद्दे से बात करें तो सबसे बड़ा संविधान भारत की ही है। ठीक है ना मेरे दोस्त। दुनिया के ज़्यादातर देशों में लिखित संविधान ही है मेरे दोस्त। अलिखित संविधान छोटे मोटे देशों में होते हैं और खास करके तानाशाह जैसे देशों में होते हैं। लेकिन ऐसे कंट्री में से एक इंग्लैंड एक ऐसा उदाहरण है मेरे दोस्त कि मतलब एक चर्चित देशों में से आता है, उसका नाम अलिखित संविधान है। हमेशा ऑप्शन में यही पूछता है मेरे दोस्त कि कहाँ का संविधान अलिखित है, उसका ऑप्शन में इंग्लैंड रहता है। ठीक है ना दोस्त, वहाँ के संविधान लिखित नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। अब हमें तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है तो भारतीय संविधान पढ़ते हैं। देखिए मेरे दोस्त, भारतीय संविधान को इन 5 टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एक तो देखिए मेरे दोस्त, ये जो संविधान है, जो बुक भारत की लिखी गई है, तो इस बुक्स में अलग अलग चैप्टर है मेरे दोस्त। जैसे कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, भूगोल ही पढ़ते हैं, तो भूगोल के अंतर्गत आती है ना मिट्टी, जलवायु, वनस्पति, खनिज, अलग अलग चैप्टर आते हैं। तो ऐसे अलग अलग चैप्टर है मेरे दोस्त संविधान में, जिसको भाग कहा गया है। ऐसे 22 चैप्टर हैं तो इसको 22 भाग कहते हैं। अच्छा, ये मूल संविधान में 22 भाग थे, अभी 25 हो गए हैं। लेकिन मेरे दोस्त जब भी एग्जाम में पूछता है तो मूल संविधान के बारे में पूछना चाहता है, कुछ नहीं लिखा होता है तो मूल संविधान का आंसर कीजिएगा। 22 भाग हैं। अनुच्छेद मेरे दोस्त 395 थे मूल संविधान में, अभी लगभग 470 हो गए हैं। लेकिन मायने नहीं रखता, जब भी पूछेगा तो 395 आंसर करना है। 395 से ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ा है मेरे दोस्त, उसी में A, B, C, D ऐसे होते गया है। भाग का भी वही हालत है मेरे दोस्त, भाग A जैसे 4 का A, इस टाइप से A भी हुआ है, लेकिन उसमें एडिशन नहीं है मेरे दोस्त कि हाँ 22 से 23 हो गया, ऐसे नहीं है। जो ऐसे ऐड हुआ है उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जैसे भाग है, लेसन है मेरे दोस्त, तो उसके अंदर में छोटे छोटे सब टॉपिक पढ़ने होते हैं कि आखिरकार जलवायु है तो बिहार की जलवायु क्या है, जलवायु पे वर्षा का क्या असर है, जलवायु पे मौसम का क्या असर है, सब पढ़ना होता है। तो वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पे जो राज व्यवस्था पढ़ते हैं, इसमें चैप्टर को भाग बोलते हैं और उस चैप्टर के अंदर जो सब हेडिंग है उसको अनुच्छेद बोलते हैं। और उस अनुच्छेद के अंदर पूरी बातें लिखी जाती है कि हाँ क्या करना चाहिए इसमें। जैसे बोलते हैं ना, खनिज चैप्टर में गए, खनिज में पहुँचे सोना पे कि सोना कहाँ कहाँ मिलता है, तो अब सोना के अंदर की बातें जो लिखी गई है कि हाँ फलना फलना जगह मिलता है, ऐसा क्वालिटी है, ये वो, तो ये सारी बातें अनुच्छेद के अंदर में लिखी जाती है मेरे दोस्त। तो एक तो ये पढ़ेंगे, सबसे बड़ा अपना टॉपिक यही होगा, सबसे बड़ा पार्ट यही होगा मेरे दोस्त। उसके बाद में अनुसूची पढ़ेंगे। देखिए अनुसूची, मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे, लेकिन 9, 10, 11, 12 करके 12 तक पहुंचा दिए गए मेरे दोस्त, 4 ऐड करके। तो इसीलिए इसको 12 लिखे हैं क्योंकि इसका संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, मतलब नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ABCD करके नहीं जोड़ा गया मेरे दोस्त। तो अनुसूची 12 है, 12 आंसर करेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन पढ़ेंगे, समय समय पर संविधान का संशोधन होते रहता है मेरे दोस्त, तो संविधान संशोधन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट वाला कि अब तक क्या क्या संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है। उसके बाद में प्रस्तावना देखेंगे मेरे दोस्त। प्रस्तावना क्या है सर?
जैसे किसी बुक के शुरुआत में भूमिका लिखी हुई जाता है ना मेरे दोस्त, कि ये बुक है किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है इस किताब को लिखने का, क्यों लिख रहे हैं, ये सारी बातें प्रस्तावना में लिखी गई है कि हम संविधान क्यों लिख रहे हैं, क्या मकसद है लिखने का। वैसे ही ये एक तरह से भूमिका है किताब की मेरे दोस्त। और ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि आखिरकार इसका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ों की उपज कहाँ से हुई, किसी देश से हमने ले लिया या हमारे देश में अपने से ही कुछ ऐसी घटना घटते आ रही थी जिससे हमारा उपज हुआ। तो इसका स्रोत और विकास, मतलब क्या फोर्स है, कहाँ से ये फंडा उठाए हैं, एक तो ये, और इसका विकास कैसे हुआ, कैसे ये मतलब उपज थी, ये दिमाग में आया था कि ऐसे शासन करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चारों जो टॉपिक हैं मेरे दोस्त, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और क्वेश्चन यहाँ पे भी भरपूर आता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी टॉपिक्स को निपटाएंगे मेरे दोस्त। देखिए, ये अनुसूची को तो हम अभी पढ़ा देंगे मेरे दोस्त, पहले अनुसूची को पढ़ा देंगे। संविधान संशोधन पे 2 वीडियो आएगा मेरे दोस्त, 1 वीडियो प्रस्तावना पे और 2 वीडियो विकास एवं स्रोत पे। तो 2, 1, 3, 2, 5, 1 आज 6 वीडियो में ये सारा खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। उसके बाद में ये अनुच्छेद पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत लेंदी क्लास नहीं चलेगा मेरे दोस्त, वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। देखिए, आप किसी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप ऐसा कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें पॉलिटी अगर पूछा जा रहा है तो फिर पक्के से आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। वनडे एग्ज़ाम के लिए, अगर वनडे एग्ज़ाम कोई भी है, मतलब एक दिन में, वनडे का मतलब एक दिन वाला एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है मेरे दोस्त, तो ऑब्जेक्टिव वाले सारे क्वेश्चन आप फिर डील हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, मुश्किल से ये कुल मिलाकर 50 वीडियो के लमसम आएगी मेरे दोस्त, मतलब 25 से 30 घंटे के बीच की क्लास होगी और ये सारा फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है ना दोस्त, तो आइए देखते हैं अनुसूची को। के बारे में अनुसूची क्या है, तो संविधान का किसी भी अनुच्छेद में अगर बहुत लेंदी अनुच्छेद हो रहा था तो उसको बचाने के लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए अनुसूची बनाया गया, और जो अनुच्छेद में ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो रहा था उसको उठा के अनुसूची में लिख दिया गया मेरे दोस्त। एक तो ये, दूसरा ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता मेरे दोस्त, इसको न्यायालय में ले जाके बहस नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसा मुद्दा जो बार बार न्यायालय में जाती थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये न्यायालय में ना जाए, तो संसद द्वारा इस चीज़ को क्या किया गया, अनुसूची में डाल दिया गया। जैसे भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में ऐड की गई, इस बात को समझाएंगे मेरे दोस्त आगे अभी। ठीक है, तो अनुसूची को बारी बारी से पढ़ते हैं मेरे दोस्त। कुल मिलाकर 12 अनुसूची है, जिसमें से 8 मूल संविधान में थे, मतलब जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के, तो उसमें 8 ही अनुसूची थे, 4 बाद में ऐड किए गए मेरे दोस्त। कब कब ऐड हुए हैं ये भी अभी देखेंगे। तो पहला अनुसूची मेरे दोस्त, पहला अनुसूची में कहता है भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखिए, संघ का हिंदी में संघ तो बोलते हैं मेरे दोस्त, इंग्लिश में इसका 2 मीनिंग है। इंग्लिश में एक यूनियन होता है और एक फेडरल होता है। फेडरल मतलब होता है कि स्टेट और सेंटर जो होती है ये मिली जुली सरकार होती है। ऐसा आप कह सकते हैं कि एक तरह से पार्टनरशिप टाइप की सरकार चलती है। जब चाहे स्टेट अलग हो सकता है, जैसे इसमें यूएसए है, आप सुनते होंगे कि यूएसए ने अलास्का को खरीद लिया मेरे दोस्त। एक समझौता हुआ जिसके तहत अलास्का यूएसए में मिल गया और सबसे उत्तरी राज्य भी है, चाहे तो वो अलग हो सकता है। लेकिन इंडिया एक यूनियन है मेरे दोस्त, इसमें कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है, ऐसे प्रावधान है, तो इसको यूनियन बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, भारत में कुल 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ था मेरे दोस्त तब इसमें 14 राज्य थे। ये बात संविधान लागू होने के बाद नहीं मेरे दोस्त, एक्चुअली में बोल देते हैं कि संविधान लागू हुआ था तब की बात है, तब तो ब्रिटिश प्रांत में गिने जाते थे मेरे दोस्त, 9, 9, 10 ऐसे करके। लेकिन मेरे दोस्त ये समझते हैं ये क्या है, ये 14 राज्य तब थे जब 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ था, तब का ये बात है। और केंद्र शासित प्रदेश 6 थी, ये डेटा 1956 की है। और ये राज्य पुनर्गठन हुआ कब था मेरे दोस्त, तो ये 14 राज्य को देखेंगे तो 1 नवंबर इनका गठन लिखता है मेरे दोस्त। जैसे राजस्थान को देख लीजिए 1 नवंबर लिखे, गुजरात देखिए, महाराष्ट्र देखिए, 1 नवंबर उसका डेट लिखता है 1956। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरा अनुसूची में वेतन के बारे में कहता है। अच्छा, ये वेतन किसका वेतन सर, तो उन्हीं का वेतन के बारे में जिक्र है जिनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अब ये संचित निधि क्या होता है सर, ये आगे समझेंगे, ये अनुच्छेद 266 में, इस पर बात हटाइए अभी। ये संचित निधि से जिनको वेतन मिलता है, सिर्फ इतना समझिए कि इनकी वेतन को आपातकाल लग जाए, देश में मंदी आ जाए,
उससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी वेतन को जब भी बढ़ाना या घटाना होता है तो संसद से बिल पारित करवाना होता है। ऐसे नहीं कि आज 10,000 रुपया घटा दिया जाता है, आज फिर ये भत्ता बंद हो जाएगा, आज ये भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। तो इनके वेतन का जिक्र है, ठीक है। पहले भारत राज्यों का एक संघ होगा, दूसरा इसमें जो शासन करेंगे उनकी वेतन के बारे में है, तीसरा शपथ के बारे में है कि किसको कौन शपथ दिलाएगा, जैसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाएंगे, राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएंगे, ठीक है। चौथा कहता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। देखिए मेरे दोस्त, पहले वेतन आता है, फिर शपथ लेने के लिए बोलता है वेतन जान जाइएगा तभी तो शपथ लीजिएगा, और फिर कितने सीटों पे लेना है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या ये यूपी की याद रखनी मेरे दोस्त, क्योंकि ये मैक्सिमम होती है। और चूंकि हम बिहार के हैं तो इसीलिए बिहार का लिख के रखें 16। आप जिस भी स्टेट के हैं तो आप अपनी स्टेट की राज्यसभा में सीट एटलीस्ट जरूर याद रखेंगे, और यूपी की सबको याद रखनी, क्योंकि सर्वाधिक सीट यूपी की होती है 31, ठीक है मेरे दोस्त। पांचवा SC ST को विशेष छूट का जिक्र किया गया मेरे दोस्त। देखिए किसी भी क्षेत्र में SC ST जो होंगे उनको विशेष छूट का प्रावधान संविधान में दिया गया था। कौन कौन सी छूट मिलेंगे, किस किस क्षेत्र में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ नहीं मिलेंगे, ये सारी बातें इस अनुसूची में लिखी गई है। अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्य के बारे में। देखिए मेरे दोस्त, संविधान ऐसा कहता है कि कोई जनजाति जो अपना है, जैसे अपने यहाँ बहुत सारी जनजाति पाई जाती थी, भील जनजाति, अभी भी खासी नायर जनजाति मेघालय में पाई जाती, नागालैंड की जनजाति, कई सारी जनजातियाँ जो कि अजीब सी है। तो यही कही गई कि अगर वो जनजाति अपने क्षेत्र में है, जिस क्षेत्र में उनको रहना चाहिए, मेनली जनजाति को पूर्वोत्तर राज्य में देखा जाता था, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसी 4 राज्य के लिए कानून लाया गया। इसी 4 राज्य के लिए अनुसूची 6 बनाई गई कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो भी जनजाति हैं वो अपने क्षेत्र में अपनी छूट ले सकते हैं, मतलब उनका अपना वहाँ कानून चलेगा। जब कानून पूरा इंडिया के लिए बनता है मेरे दोस्त, तो इन 4 राज्यों के लिए अलग से कानून बनता है, मतलब उन जनजातियों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। शॉर्ट में इसको AMTM बोलते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा है मेरे दोस्त। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा हुआ है कि किसको कितना शक्ति है, मेनली जो होता है ना मेरे दोस्त, झगड़ा इसी टॉपिक पे होता है कि ये क्षेत्र आपका है कि नहीं, इसमें आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं। क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त कि केंद्र में जिसकी सरकार है राज्य में भी उसी की सरकार होगी। दोनों 2 पार्टी के सरकार होते हैं, दोनों 2 अलग नेता होते हैं। तो जब भी दोनों की एक संसद, इधर विधानमंडल, जब दोनों कानून बनाती मेरे दोस्त, तो कई टॉपिक पे कानून लड़ जाया करते थे, विचार नहीं मिलते थे। तो कुछ कुछ विषय बांट दिया गया मेरे दोस्त, जिस पर पूरी इंडिया की बात होगी तो उसको संघ सूची में रखा गया। तो ऐसे 100 विषय हैं मेरे दोस्त। पहले ये 97 थे, अब बढ़ के ये 100 हो गए हैं। ऐसे राज्य सूची में जिस पर केवल राज्य कानून बना सकते हैं मेरे दोस्त, इस पर केंद्र कानून नहीं बना सकती। कुछ स्पेशल प्रावधान है मेरे दोस्त जिसके तहत ही कानून बनाएगी केंद्र, नहीं तो राज्य ही कानून बनाएगी। इस चीज़ को अनुच्छेद जब पढ़ेंगे तब इसकी जिक्र आएगी, ठीक है ना मेरे दोस्त। जैसे अनुच्छेद 249, 250, 253 वगैरह वगैरह, ठीक है, समझेंगे वो आगे चल के। राज्य सूची में मेरे दोस्त पहले 56 विषय, सॉरी, राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन मेरे दोस्त इसे 5 विषय को घटा दिया गया क्योंकि केंद्र को इससे दिक्कत होती थी। तो अगर 5 विषय को घटा दीजिएगा तो राज्य बवाल कर देगा ना। तो एक ऐसी सूची रखी गई मेरे दोस्त, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे विषय होते हैं जिस पर राज्य भी कानून बना सकती है और केंद्र भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची का ही एक विषय होता है मेरे दोस्त जिसको शिक्षा कहते हैं। देखिए, शिक्षा पर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। केंद्र जिस पर कानून बनाती है उसको CBSE, जैसे सेंट्रल बोर्ड जो होता है उसके लिए कानून मानते हो, राज्य अपना बोर्ड के लिए। जैसे चाहेगी तो नई शिक्षा नीति को बिहार लागू भी कर सकता है, नहीं भी लागू कर सकता है, अपना जो बोर्ड है इसकी पढ़ाई में, लेकिन CBSE में लागू हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल कानून बनाई है, ठीक है। तो ये जो राज्य सूची से 5 विषय को घटाए गए थे ना मेरे दोस्त, इसको समवर्ती सूची में दे दिया गया। मतलब पहले ये 47 थे, अब बढ़कर 52 हो गए। आइए 8वां और अंतिम अनुसूची पढ़ते हैं जो मूल संविधान में था। इसमें 22 भाषाओं का जिक्र है मेरे दोस्त। ये जो 22 भाषा है ये पहले 14 थे, ये मूल संविधान में थे और ये 8 संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं। ये जो 8 संशोधन के द्वारा ऐड किए गए हैं मेरे दोस्त, इसको हम लोग संशोधन के साथ पढ़ेंगे। हालांकि 21वां संविधान में संशोधन में एक ऐड किया गया था, फिर एक 71वां संविधान संशोधन में और 92वां संविधान संशोधन में। CA का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है मेरे दोस्त, संविधान संशोधन। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे एक भाषा ऐड हुई थी सिंधी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4।
इस चीज़ को संविधान संशोधन जस्ट अनुसूची के बाद पढ़ेंगे, तब देखेंगे इसको, ठीक है ना मेरे दोस्त। हालांकि अभी इतना आपको याद रखना है कि अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र है। अच्छा दोस्त, आगे चल के पढ़ेंगे कि राज्य भाषा और राजभाषा। राज्य भाषा उसको कहते हैं जो लोकल की फेमस लैंग्वेज है, उसको राज्य भाषा कहते हैं। और राजभाषा वो होती है, राजभाषा बोल रहे हैं, राज, जिस पे लिखा पढ़ी हो, मतलब संसद में लिखा पढ़ी होगा, कोई कानून बनेगा तो किस भाषा में बनेगा, उसको राजभाषा बोलते हैं। तो अगर किसी भाषा को राजभाषा बनाना है इंग्लिश को छोड़ के, तो वो इसी 22 भाषा में से होनी चाहिए मेरे दोस्त। और इसमें कुछ फेमस भाषा है जो कि नहीं है मेरे दोस्त, जैसे इंग्लिश। इंग्लिश इसमें नहीं है मेरे दोस्त। भोजपुरी इसके अंदर नहीं है मेरे दोस्त। इसी के अंदर नहीं है मेरे दोस्त राजस्थानी, जो कि फेमस भाषा है। इसीलिए ये बार बार क्वेश्चन में आते रहता है, ये सभी भाषाएं नहीं है मेरे दोस्त, इस 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। 9वां अनुसूची देखते हैं। 9वां अनुसूची संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मेरे दोस्त। जब भारत आजाद हुआ तो पहली प्रॉब्लम नेताओं के पास थी कि जो भी यहाँ राजा महाराजा थे उनके पास बहुत जमीन थी, किसी के पास बहुत जमीन थी और वो मेहनती नहीं थे, और जो मेहनती थे किसान उनके पास कुछ जमीन नहीं थी। तो इस चीज़ को सुधारने का प्रयास किया गया कि ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जिनके पास कुछ ज़मीन नहीं उनको थोड़ा ज़मीन दिया जाए, जिनके पास बहुत ज़मीन है उनकी ज़मीन को कम किया जाए। तो इसको भूमि सुधार कहा गया कि भूमि में सुधार करनी है। ये संविधान लागू होने के ठीक अगले वर्ष 1951 में होता है, पहला ही संविधान संशोधन था। इसी के तहत जमींदारी समाप्त कर दी गई। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि जमींदारी प्रथा भारत से कब समाप्त हुई। तो 1947 में नहीं समाप्त हुई थी मेरे दोस्त, 1951 में समाप्त हुई, भूमि सुधार के बाद। ये 9वीं अनुसूची है। अच्छा, इस पे ना राजा महाराजा बार बार कोर्ट में पहुंच जाते थे कि ये हमारी जमीन है, ये हमारी संपत्ति, आप छीन कैसे रहे हो। तो इसी चीज़ से बचने के लिए सरकार ने इसको उठा के अनुसूची में डाला, 9वीं अनुसूची में, क्योंकि पहले ही पढ़ चुके हैं। अनुसूची को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं इसको, ठीक है। 10वां अनुसूची को देखते हैं। ये 10वां अनुसूची जो है मेरे दोस्त, सॉरी मेरे दोस्त, ये 10वां संविधान संशोधन नहीं था, 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई है। ये जीती हुई पार्टी पे केवल लगती है मेरे दोस्त। हारा हुआ नेता किसी भी पार्टी को छोड़ के कहीं भी चला जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। लेकिन जीता हुआ किसी विधायक के बारे में, संसद के बारे में सोचिए कि आपने जिस विधायक या संसद को वोट दिया, अब तो आदमी को देख के भी वोट किए होंगे और पार्टी को देख के भी वोट करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर पार्टी को देख के वोट दिया जाता है कि आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो आपने किसी और पार्टी को वोट दिया, वो विधायक जीत गया, और उसके बाद में फिर वो विधायक इस पार्टी को छोड़ के किसी अलग पार्टी में जाता है, तो फिर आप बोल सकते हैं ना मेरे, तो फिर हमारा वोट का क्या मतलब है। आप पहले उस पार्टी में होते तो हम नहीं देते वोट। तो इसीलिए कि जनता आपको पार्टी के नाम पे भी जिताती है, आपका पर्सनल एक छवि तो है ही, लेकिन पार्टी के नाम पे भी आपको जीत मिलती है। तो ये केवल जीती हुई पार्टी पे लगती है कि जीती हुई पार्टी का अगर कोई नेता पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों अनुच्छेद में, ठीक है ना। तो जीती हुई पार्टी का कोई नेता अगर दल को बदलता है तो उस पर दल बदल कानून लगते हैं और उसको अयोग्य साबित कर दिया जाता है मेरे दोस्त। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया, ठीक है मेरे दोस्त। अनुसूची 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। देखिए, इसमें ग्राम पंचायत जोड़ा गया। पंचायत शब्द का जिक्र पहली बार ना मेरे दोस्त आर्टिकल 40 में थी, ठीक है ना मेरे दोस्त। कि आर्टिकल 40 में गांधी जी का सपना था कि एक मतलब अपना पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए। आर्टिकल 40 में जिक्र थी। इसका पहला प्रयोग भी आप जानते होंगे 2 अक्टूबर 1969 को नागौर राजस्थान से हुआ था, ठीक है। लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो आया मेरे दोस्त 1992 में, इसने सीधा कहा कि पूरे भारत में ग्राम पंचायत होगी और वो भी त्रिस्तरीय होगी। यहाँ पे जगह भी अपने पास नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख देते हैं। कैसी पंचायत होगी मेरे दोस्त? त्रिस्तरीय। और ये जो त्रिस्तरीय पंचायत है मेरे दोस्त, ये बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन्हीं के रिपोर्ट पे आई मेरे दोस्त, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था थी, ठीक है। तो इसको लागू करने का प्रावधान दिया गया कि 73वां संविधान संशोधन से ऐसा बना दिया गया कि पूरे भारत में ग्राम पंचायत होगी और वो भी त्रिस्तरीय होगी, जो बलवंत राय मेहता समिति ने कहा है, ठीक है।
लेकिन किसी चीज़ को आप कानून पास कीजिएगा तो लागू होने में वक्त लग जाता है ना मेरे दोस्त। तो इसे ये 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है पूरे भारत में। और यही जो 24 अप्रैल है मेरे दोस्त, ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पूरा भारत में पंचायत लागू हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। इसमें 29 विषय है मेरे दोस्त। जो पंचायत ग्राम पंचायत है इसमें 29 विषय हैं। मतलब ग्राम पंचायत एक स्वायत्त संस्था है मेरे दोस्त, ये अपने लिए कानून बना सकती है, जरूरी नहीं है जैसे आपका ये ग्राम पंचायत होगा। ये ग्राम पंचायत जो है ना मेरे दोस्त, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे बिहार का देखिएगा तो यहाँ पंचायत होता है, 6, 7, 8 गाँव को मिलाकर एक पंचायत होता है। यूपी में जाइएगा तो वहाँ प्रधान होता है, हर गाँव का एक प्रधान होता है, वहाँ प्रत्येक गाँव में एक प्रधान होता है। तो ये अलग अलग है, लेकिन वो ग्राम पंचायत का ही एक रूप है मेरे दोस्त। तो ये जो कानून बनाएंगे ये 29 विषय पे कानून बना सकते हैं। छोटे मोटे विषय होते हैं मेरे दोस्त, जैसे छोटी मोटी चोरी पे ये समझौता कर सकते हैं, गांव में नाली उली बनवाना है, गली बनवाना है तो उस पर ये कर सकते हैं। तो इस टाइप से 29 विषय होते हैं ग्राम पंचायत में मेरे दोस्त। इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है मेरे दोस्त? देखिए, लोकतंत्र का तो पहले मतलब है कि आप किसी को चुनाव के सहारे जिता रहे हैं, एक। दूसरा, आप जो चुनाव दिए हैं, आप जिसको जिताए हैं, क्या वो आपके लिए कानून बनाएगा या आप उसको कानून बनाइएगा? मतलब आप ही के द्वारा कानून का भी चुनाव होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अपना इंडिया में क्या होता है कि हम किसी प्रतिनिधि को जिता कर भेजते हैं और वो हमारे लिए कानून बनाते हैं और फिर हम उसी चीज़ को मानते हैं। तो इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पूरी जनता की मीटिंग बैठती है। आप सुने होंगे गाँव में कि मुखिया जी मीटिंग बुलाए हैं, तो पूरा गांव की जब मीटिंग होती है तो पूरा गांव मिलकर डिसीजन लेता है किसी टॉपिक पे। मतलब पूरी जनता की इन्वॉल्वमेंट होती है कि हमारे ऊपर क्या कानून बननी चाहिए, डायरेक्ट रूप से। तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। पूछता है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? संघ, राज्यसभा, ग्राम पंचायत या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम पंचायत उसका सही आंसर हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, इसको भाग 9 में पढ़ना है, वो तो जब पढ़ रहे होंगे तब पढ़ लेंगे, और अनुच्छेद 243 में पढ़ना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे ग्राम पंचायत थी तो ये गांव के लिए है मेरे दोस्त, पर शहर जहां बहुत ज़्यादा आबादी खास करके होती है मेरे दोस्त, तो उसके लिए नगर पालिका बनाई गई। ये दोनों एक ही अनुच्छेद में रख दिए गए मेरे दोस्त। ये संशोधन के द्वारा लाया गया है हालांकि। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी भाग 9 में पढ़ना है। ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा है। ठीक इसके बाद वाला मतलब 11वां अनुसूचित 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूचित 74वां संविधान संशोधन एक ही साल में हुआ मेरे दोस्त। 1992 में भी ये भी हुआ। इसमें भी 18 विषय हैं मेरे दोस्त। और इस पर भी नगर में जैसे आप सुनते होंगे मेयर हैं, इस टाइप से, मतलब वहाँ भी पदे होते हैं, मेयर, चेयरमैन, इस टाइप से हुआ करते हैं। और इनकी कामें होती है नगर की देखरेख करना। तो ये हमारी कंप्लीट अनुसूची थी मेरे दोस्त। अनुसूची में इससे बाहर कुछ नहीं पूछता है मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।